जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का एकीकरण का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड में हम लोग 1905 तक पढ़ चुके थे, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर दिए थे। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो जब जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग बना 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में। उसी समय इंडिया में बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बने, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बने। तो जो कुछ इंडिया के अंदर बने, कुछ इंडिया के बाहर बने। इधर कांग्रेस के दो पार्ट हो चुके थे, उदारवादी, उग्र विचारधारा। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो चुका था और इसी समय में एक अलग तरीके का संगठन बन रहा था जिसे हम क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कुछ संगठन इंडिया के अंदर बने, कुछ इंडिया के बाहर भी बने। तो हम देखते हैं कुछ संगठन को देख लेते हैं। रिवोल्यूशनरी संगठन, तो आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में जैसे गदर पार्टी बना, गदर 1913 में। ऐसे हिंद एसोसिएशन बना, पेरिस इंडियन एसोसिएशन बना, जो जिसको पेरिस में हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, फ्रीडम फाइटर मैडम भीकाजी कामा ने बनाया था। ऐसे बहुत सारी पार्टियां बाहर बनी और बहुत सारी पार्टियां इंडिया के अंदर में भी बनी। जैसे उस समय बंगाल में 1905 के समय, 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में बंगाल में एक क्रांतिकारी पार्टी थी, अनुशीलन पार्टी। अनुशीलन पार्टी उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव थी बंगाल में। अनुशीलन ऐसे बॉम्बे में एक पार्टी थी, अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी, ये बॉम्बे में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ऐसे हिंदुस्तान ऐसे बहुत सारी पार्टियां बाद में वे बनी, जिनको हम भी बाद में देखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया, भगत सिंह ने बनाया, ऐसे बहुत सारी पार्टियां आगे बनी, उसको हम बाद में देखेंगे। तो जब ये पार्टियां, इन पार्टियों का जो विरोध करने का तरीका था ब्रिटिशर का, वो हिंसात्मक तरीका था। और इन पार्टियों के जो सदस्य होते थे, उनको संगठन के द्वारा उनको गोला बारूद चलाना, बनाना आदि भी सिखाया जाता था। तो अब 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो ब्रिटिशर थे, उनका विरोध अलग अलग प्रकार से, बहुत ज़्यादा तरीकों से हो रहा था। जैसे कांग्रेस के दो पार्ट हो चुके थे, वो अपना विरोध कर रहे थे। उधर मुस्लिम लीग बन चुकी थी, वो विरोध कर रही थी अपने तरीके से। और जो ये इधर एक क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी संगठन भी बनने लगे, वो भी अपने तरीके से हिंसात्मक तरीके से विरोध करते थे। फिर ये सब प्रोसेस चलता रहा, अलग अलग विरोध करते रहे। इसका कुछ प्रभाव अब ब्रिटिशर पर पड़ नहीं रहा था, क्योंकि एक साथ थे नहीं, सब अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में विरोध कर रहे थे। इसका कुछ प्रभाव ब्रिटिशर पर पड़ नहीं रहा था। इसी बीच क्या हुआ, 1914 में शुरू हो गया वर्ल्ड वार फर्स्ट। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो गया। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ, तो जो ब्रिटेन था वो इंडिया को अपने ब्रिटेन के तरफ से शामिल कर दिया और इंडियन आर्मी को वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए ले गया और बहुत सारा हेल्प लिया इंडिया का। इससे जो इंडियन पीपल्स थे,
उनके मन में एक मनसा जगने लगी कि अगर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होगा तो हो सकता है ब्रिटिशर से हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन फिर आज़ादी तो मिलती नहीं है, लेकिन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब जरूर मिलता है। इसी बीच 1947 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, इंडिया को ब्रिटेन ने अपने तरफ से वर्ल्ड वॉर में शामिल किया। बहुत सारे इंडियन आर्मी को ब्रिटेन की तरफ से फ्रंट पर ले गया वॉर में। और इसी बीच 1915 भारत में गांधी जी का आगमन होता है। 1915 में भारत में गांधी जी का आगमन होता है। यहाँ से चीज़ें फिर गांधी जी का जब भारत आए तो फिर इन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया और फिर आगे चलकर एक मास मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। तो जब 1957 में भारत में इंडिया में जब गांधी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले पूरे इंडिया का दौरा किया। अलग अलग प्लेसेस पर गए, वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम को समझा और लो लेवल, निम्न स्तर के लोगों को अपने साथ लाए। कांग्रेस की विफलता के पीछे अभी तक का सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था कि जो कांग्रेस थी वो एकदम निम्न स्तर के लोगों को अपने मूवमेंट में शामिल नहीं कर पाती थी। लेकिन जब गांधी जी आए, उन्होंने वो जाकर लो लेवल पर, एकदम ज़मीनी ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के प्रॉब्लम्स को देखा, उनको अपने साथ लाया। जब वो दौरा करते थे तो लोगों के प्रॉब्लम्स को एकदम जीरो लेवल से, जिसे हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम को समझा। फिर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में होता है, जिसमें जो अभी फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़ चुके थे कि जो कांग्रेस था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। 1916 के जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ तो यहाँ पर फिर से, क्योंकि इनका कोई प्रभाव ब्रिटिशर पर पड़ नहीं रहा था, इनको भी खुद समझ में आने लगा था, इससे ये दोनों फिर क्या हुए 1916 में फिर एक हो गए। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस लखनऊ सेशन। यहाँ पर क्या हुआ, जो दो पहले थे, जो कांग्रेस के दो पार्ट हुए थे, एक थे मॉडरेट, एक थे रेडिकल्स। ये दोनों क्या हुए, एक साथ आ गए, फिर से कांग्रेस में शामिल हुए एक साथ। और इसी सम्मेलन में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग अभी तक जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड की थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मांग कर रही थी, जिसको मिला भी था, उसका अभी तक जो कांग्रेस था वो विरोध कर रहा था। लेकिन लखनऊ में इस कांग्रेस की सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसमें जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम लीग का जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थी सीट, उसको मान जाती है और दोनों के बीच समझौता हो जाता है कि अब हम लोग मिलकर ब्रिटिश का एक साथ विरोध करेंगे। तो यहाँ से कांग्रेस में और कांग्रेस मुस्लिम लीग को भी अपने साथ ले लेती है और दोनों लोग मिलकर अब ब्रिटिशर का विरोध करते हैं। इसी सेशन में एक घटना और घटती है। इस सेशन में क्या होता है, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल ही रहा था, इसी बीच बिहार के चंपारण का एक किसान होता है जिसका नेम राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान गांधी जी से मिलता है इसी सेशन में, और गांधी जी से आग्रह करता है कि बिहार के चंपारण में आए और चंपारण में जो किसानों की दुर्दशा है, उनकी स्थिति है, उसको देखें और उनसे छुटकारा दिलाएं। तो जो गांधी जी थे वो ज़्यादा इसके बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और गांधी जी वहाँ से फिर चले जाते हैं कानपुर। जब गांधी जी कानपुर जाते हैं तो वहाँ भी जो ये किसान था ये वहाँ उनके पीछे पीछे पहुँच जाता है। फिर गांधी जी गुजरात जाते हैं, गुजरात पहुँच जाता है। इससे जो गांधी जी थे वो उनकी एक किताब है, नेम याद नहीं है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस किसान ने इनको गांधी जी को इतना प्रभावित कर दिया
कि गांधी जी जो थे उन्होंने उस किसान से कहा कि मैं अप्रैल में कलकत्ता जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से मुझे रिसीव कर लेना अपने चंपारण में। उसके बाद फिर गांधी जी कोलकाता जाते हैं, वहाँ से फिर वो किसान उनको रिसीव करता है, बिहार लाता है। फिर वहाँ बिहार में चंपारण गांधी जी जाते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं गांधी जी अप्रैल में ही चंपारण सत्याग्रह। तो 1917 में क्या करते हैं, और जो ये सत्याग्रह गांधी जी शुरू करते हैं ये बिना कांग्रेस के सपोर्ट से शुरू करते हैं, इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं होता शुरुआती दौर में। और फिर इसके अगले वर्ष गांधी जी 1918 में खेड़ा में सत्याग्रह करते हैं। वहाँ पे जो अकाल आया था उससे जो क्रॉप थे, फसल थे, वो हुआ नहीं था, तो वहाँ के किसान डिमांड कर रहे थे कि उनका जो टैक्स है, कर है, उसको माफ़ किया जाए, लेकिन जो ब्रिटिशर थे फिर भी वो माफ़ नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया, खेड़ा मूवमेंट चलाया, खेड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें किसानों से कर ना देने की बात कही, और फिर कर वहाँ के किसानों ने नहीं दिया, बाद में फिर ब्रिटिशर ने लिया भी नहीं। तो ऐसे 1918 में अब क्या, अब जो गांधी जी थे वो ग्राउंड लेवल से लोगों को एक साथ ले रहे थे, तो इसीलिए इनका जो मूवमेंट था वो इतना सक्सेसफुल हुआ। और जो इसी में जो क्रांतिकारी संगठन थे वो अपने तरीके से ब्रिटिशर का अपोज कर रहे थे। और इसी बीच 1980 में क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। अब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होता है तो फिर एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था। एक को बोलते हैं सेंट्रल पावर, एक को बोलते हैं अलाइड पावर। तो एक तरफ थे सेंट्रल पावर, दूसरा था अलाइड पावर। अलाइड पावर में शामिल थे ब्रिटेन, रसिया, यूएसए, अमेरिका, और दूसरे तरफ जो सेंट्रल पावर था इसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। एम्पायर, इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें जो एलाइड पावर थे ये इनकी विक्ट्री हो जाती है। जब इनकी विक्ट्री होती है तो जो ये ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन इस ऑटोमन एम्पायर पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है और ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर देता है, ऑटोमन एम्पायर का उसको समाप्त कर देता है। और यहाँ एक ऑटोमन एम्पायर में उस समय एक मुस्लिम कम्युनिटी में, इस्लाम में सबसे बड़ा जो धार्मिक पद था वो था खलीफा का। तो यहाँ पर खलीफा का जो पद था उसको जो ब्रिटेन था वो समाप्त कर दिया था। खलीफा के पद को ब्रिटेन ने यहाँ पर समाप्त कर दिया था। इससे पूरे वर्ल्ड में जो इस्लामिक, जितने भी इस्लामिक कंट्री या फिर जितने भी इस्लाम से जुड़े हुए लोग थे, मुस्लिम लोग थे, पूरे वर्ल्ड में इसका विरोध करते हैं और इस खलीफा के पद को फिर से लाने का मांग करते हैं। जहां पर भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे, सब पूरे वर्ल्ड में हर जगह विरोध किया जाता है। इसी का विरोध इंडिया में भी जो इंडिया के मुस्लिम थे वो करते हैं, एक कमेटी बनाकर, जिसे हम लोग खिलाफत कमेटी बोलते हैं। और फिर आंदोलन चलता है जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इस खलीफा के पद का, जो ये पद था खलीफा का, इसका विरोध इंडिया में भी होता है। और इंडिया में जब विरोध शुरू करते हैं अली ब्रदर्स, जिन्हें शौकत अली और मोहम्मद अली और भी बहुत सारे इस्लामिक
इस्लाम के मुस्लिम लीडर्स, तो ये शुरू करते हैं। अब गांधी जी थे, वो खुद तो इसका सपोर्ट कराते हैं और कांग्रेस से भी सपोर्ट कराते हैं, और इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता का एक अवसर के रूप में देखते हैं। तो जब ये इंडिया में भी खिलाफत कमेटी बनी, और खिलाफत कमेटी के द्वारा शुरू किया गया खिलाफत मूवमेंट, और उसमें कांग्रेस को भी साथ लाया गया। इधर से कांग्रेस भी आई और इसका विरोध 1990 में शुरू कर दी। ये खिलाफत कमेटी 1919 में ही बनी थी। अब जो मुस्लिम लीडर्स थे और जो कांग्रेस थे, दोनों मिलकर इसका विरोध करने लगे, और गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता का एक अवसर देखा और इसका फायदा उठाकर फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया 1920 में। क्योंकि अभी खिलाफत कमेटी का जो साथ दे रहा था कांग्रेस, तो इसीलिए जो गांधी जी थे फिर शुरू किए 1920 में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें मुस्लिमों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ दिया। इससे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो एक मास मूवमेंट के रूप में इंडिया में चला, ये होने लगा। फिर कांग्रेस साथ आई, आंदोलन मूवमेंट शुरू हुआ। फिर 1920 में क्या करते हैं गांधी जी, इसी का फायदा उठाकर ये शुरू हो गया। इसी बीच ये तो मूवमेंट शुरू हुआ। अब इसी बीच और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने का मकसद था, उसके पीछे और भी रीजन थे। क्योंकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी इंडिया में, इससे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। 1990 के मार्च या अप्रैल में, मार्च में रोलेट एक्ट पास किया। रोलेट एक्ट पास किया। इसके थ्रू रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट के थ्रू कोई भी लीडर्स को किसी भी समय बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और 2 साल के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता था। और फिर अप्रैल में क्या होता है, जलियांवाला बाग हो जाता है कांड। जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। इससे क्या हुआ, जो इंडियन राष्ट्रवादी नेता थे या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो पीपल्स थे, इनके बीच आक्रोश बढ़ गया। और इसका विरोध करने के लिए और गांधी जी इसका फायदा उठाकर 1920 में क्या करते हैं, शुरू करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन फिर क्या होता है, 1922 मार्च 1922 में काकोरी कांड हो जाता है गोरखपुर में। काकोरी कांड गोरखपुर, जिसमें क्या होता है, जो कुछ पीपल्स क्या करते हैं, वहाँ के जो जेल था उसमें आग लगा देते हैं और उसमें जो ब्रिटिश पुलिस थी उसकी मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी ने जो ये मूवमेंट शुरू किया था, ये अहिंसक मूवमेंट था, लेकिन इसमें हिंसा शुरू हो जाती है, जिससे गांधी जी फिर मार्च में ही क्या करते हैं, इसको वापस ले लेते हैं। फिर मार्च में क्या करते हैं, इसको वापस ले लेते हैं। मार्च 2022 में 1922 में क्या करते हैं, इसको वापस ले लेते हैं। अब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद। और जो खिलाफत आंदोलन था 1922 आते आते इसके भी बहुत सारे लीडर्स को ब्रिटिश ने जेल में डाला। जिसने शुरू किया था अली बर्दाश्त, उनको भी जेल में डाला। और इसका भी जो गति था मूवमेंट का, वो भी धीरे धीरे स्लो होता जा रहा था। और फिर क्या हुआ, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ। 1924 में